ये शुरू हुआ। हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इको मीन्स अर्थशास्त्र। इसके 4 चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे और 5वां हमारा शुरू था आय और खर्च की संकल्पना। ये हमारा हमने जो शुरू कर दिया था वो चैप्टर। इसमें हमने आय और खर्च किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसके बाद हमने कम अवधि और लंबे अवधि यानी कम समय में और लंबे समय में अधिक समय में किस प्रकार से उत्पादन वगैरह किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर हमने इसके अंतर्गत उत्पादन का जो वर्गीकरण है उसमें हमने वर्गीकरण में हमने उसमें ये कम अवधि का उत्पादन खर्च, लंबी अवधि का उत्पादन खर्च, इसके बारे में पढ़ने के बाद हमने क्या किया था, कम अवधि का जो उत्पादन खर्च है उसे भी 2 भागों में बांटा गया था, स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च। और स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च इसको फिर से एक एक हिस्से में बांटा गया है, औसत स्थिर खर्च और औसत अस्थिर खर्च। तो हमने कल पढ़ा था स्थिर खर्च क्या होता है, यानी ऐसा खर्चा जो हमारा न कम होता है न ज़्यादा होता है, चाहे हम कितना ही उत्पादन करें या नहीं करें या कम करें, उससे हमारे खर्चे पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कुल स्थिर खर्च कहते हैं। और इसकी हमने कल आकृति भी बनाई थी। यानी ये देख लीजिए, उत्पादन जैसे शून्य नहीं होता है तो भी हमारा कुल स्थिर खर्च हमें देना ही होता है, वो हमारा होता ही है। और कुल उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता गया लेकिन कुल स्थिर खर्च हमारा जब वैसे का वैसा ही था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, न बढ़ा और न घटा। और अब आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, अस्थिर खर्च। अस्थिर खर्च यानी किस पढ़ने में ही आ रहा है, स्थिर यानी जो स्थायी नहीं होता है, कम ज़्यादा खर्च होता है, उसे कहते हैं अस्थिर खर्च। कोई भी पीढ़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन के अस्थिर साधन पर जो खर्च करती है, यानी जो उद्योगों में जो अब उद्योग है तो क्या करेंगे, वस्तु सेवाओं का उत्पादन ही करेंगे। तो किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पादन जब वो करते हैं तो उनका अब उत्पादन करेंगे, उनमें मशीनरी साधन यानी वो भी लगाना आवश्यक है। तो उसके अंतर्गत जो वो साधनों पर जो खर्च करते हैं वो उनका अस्थिर खर्च होता है। यानी खर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि स्थिर तो है नहीं कि फिक्स ही खर्चा है, अस्थिर है, इसलिए कम और ज़्यादा खर्चा किया जा सकता है। ऐसे उत्पादन में ऐसी इकाई को हम अस्थिर खर्च कहते हैं। यानी ऐसे उद्योग क्षेत्र में जो खर्चा होता है वो होता है हमारा अस्थिर खर्च। कम अवधि में यानी कम समय में उत्पादन की सपाटी में परिवर्तन होने से, उत्पादन की सपाटी में तो जो उत्पादन जो चल रहा है अब वो कम भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। अगर उसमें सपाटी में परिवर्तन होने से खर्च में परिवर्तन होता है। अगर उत्पादन कम या ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार ही खर्च में भी परिवर्तन होता है, खर्च भी उसके अनुसार कम और ज़्यादा होता है। उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन घटने पर खर्च घटता है। यानी जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे खर्चा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और उत्पादन अगर करेंगे ही नहीं तो खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर मान लीजिए बंद ही पड़ा है हमारा उद्योग तो हमारा खर्चा बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब उत्पादन शून्य होने पर खर्च भी शून्य होगा। यानी अगर उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो फिर खर्चा भी नहीं होगा। तो इसे कौन सा खर्च कहेंगे, अस्थिर खर्च, क्योंकि उत्पादन के अनुसार ये खर्च परिवर्तित होता है। उत्पादन घटता है या बढ़ता है तो खर्च भी घटता और बढ़ता है, इसीलिए इसे अस्थिर खर्च कहते हैं। इस खर्च का उत्पादन के साथ सीधा संबंध होता है। ये जो अस्थिर जो खर्च है उसका सीधा संबंध किससे होता है, उत्पादन से। उसका कारण क्या है कि उत्पादन घटने और बढ़ने से ही खर्च भी घटता और बढ़ता है, इसीलिए इसका सीधा संबंध उत्पादन से बताया गया है। अस्थिर खर्च में कच्चे माल की कीमत, ईंधन खर्च, बिजली का बिल, वाहन व्यवहार खर्च, श्रमिकों का वेतन, उत्पादन विक्रय पर लगने वाले कर इत्यादि का समावेश होता है। अब ये जो अस्थिर खर्च है, अब ये देखिए, कच्चे माल की कीमत, जरूरी तो नहीं है आज जो कच्चे माल की कीमत है वो कल भी मिले, यानी इसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि खर्च है। अब आज आप 100 रुपये का कोई सामान लेके आए हो और कल जरूरी नहीं है कि वो 100 का मिले, वो 90 का भी मिल सकता है, वो 110 का भी मिल सकता है, तो हुआ खर्च में परिवर्तन।
फिर ईंधन खर्च, अब जो आप उसमें उत्पादन में जो ईंधन लगा रहे हो उसमें जो खर्चा होता है, तो आप जितनी दूरी पे जाओगे उस हिसाब से आपका ईंधन का खर्च होगा। हो सकता है आप पास में ही जाओ तो ये खर्च भी हमारा स्थिर हो गया, यानी फिक्स नहीं है कि जितना कल 100 रुपये का ईंधन लगा उतना ही आज लगेगा। उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। बिजली का बिल, आप जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे आपका बिल उतना ही ज़्यादा आएगा, और उत्पादन कम करोगे तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। वाहन व्यवहार खर्च, आप जिस हिसाब से आप जितना आप उत्पादन का वस्तुएं सेवा जिस वाहन के माध्यम से भेजोगे, तो जरूरी नहीं आप 4 लो, 4 की जगह 3 भी कर सकते हो, और अगर आपको वाहन ज़्यादा काम में लेने हैं तो 3 की जगह 5 भी ले सकते हो, तो ये भी हमारा खर्च बढ़ गया। श्रमिकों का वेतन, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, उत्पादन ही कम हो रहा है तो आप श्रमिकों को भी कम कर दोगे, और अगर मान लीजिए ज़्यादा आपको उत्पादन करना है तो 2-4 और को लगा लोगे, तो इससे क्या हुआ, उत्पादन में या उनके वेतन में सीधा परिवर्तन हो गया। उत्पादन विक्रय पर लगने वाला कर, अब जो आपने उत्पादक वस्तुएं की है उस पर जो बेचते समय जो हमें गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसका परिवर्तन भी है, उसका फ़र्क भी पड़ता है कि आपका उत्पादन अगर वस्तु सेवाओं का ज़्यादा है और ज़्यादा वस्तु अगर बेचते हो तो कर भी आपका ज़्यादा लगेगा, और उत्पादन कम किया है और वस्तु उत्पादन विक्रय कम वस्तुएं हमारे औद्योगिक इकाई से बाहर निकलेगी तो कम ही हमारा कर लगेगा। यानी कुल मिला के इनमें हमारे खर्च स्थिर नहीं है, हमारा खर्च इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो उसी प्रकार जब हमारा खर्च परिवर्तन होता रहता है तो हमारा खर्च स्थिर नहीं रह सकता, वो हमारा खर्च अस्थिर होता है, यानी इसे ही हम अस्थिर खर्च कहते हैं। जो खर्च हमारा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के अनुसार या उत्पादन के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है, और जैसे जैसे उत्पादन घटता है वैसे वैसे खर्च भी कम होता है, इसीलिए इसे अस्थिर खर्च कहते हैं, क्योंकि ये खर्चा एकदम से फिक्स नहीं होता। स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च के बीच का अंतर केवल समय की कम अवधि में ही संभव है, यानी अगर समय कम है और उसके अनुसार आप खर्चा कर रहे हो तब ही अस्थिर खर्च को मापा जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं माप सकते। यानी कम समय अवधि में, लंबी अवधि में तमाम खर्च अस्थिर हो जाते हैं, यानी लंबे समय के लिए जो भी आप काम कर रहे हो वो जो भी खर्च है वो अस्थिर होते हैं, लेकिन कम समय अवधि में इनमें परिवर्तन होता है। उत्पादन शून्य हो तो अस्थिर खर्च शून्य होता है। अब जब आपने उत्पादन शुरू ही नहीं किया है तो खर्चा क्यों लगेगा, जब हम उत्पादन नहीं करेंगे तो हम क्यों कहीं कोई किराया का मकान लेंगे, मजदूर काय को बुलाएंगे, वाहन क्यों करेंगे, यानी हमारे पास कोई उत्पादन ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये हमें खर्चा भी नहीं होगा। हमारा खर्चा कब होता है, जब हम कोई काम करते हैं, किंतु उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्थिर खर्च बढ़ता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आपने उत्पादन बढ़ाया आपका खर्चा शुरू हो जाता है, यानी वो भी बढ़ता रहता है, और अगर उत्पादन हम कर ही नहीं रहे, शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा भी कुछ नहीं होता है। अनुसूची को देखने से पता चलता है कि 30 इकाई तक स्थिर खर्च घटते दर पर बढ़ता है, क्योंकि शुरुआत में बढ़ते उत्पादन के दर का नियम लागू होता है। ये हम एक डायग्राम के द्वारा ही इसे समझेंगे। इकाई के 30 इकाई के बाद घटते उत्पादन के दर का नियम लागू होता है, इसीलिए स्थिर खर्च बढ़ते दर पर घटता है। अब ये बढ़ते दर पर कैसे घटेगा ये मैं अभी बता रही हूँ। पहले हम इसका ये देखिए, इसकी टेबल है आपकी उत्पादन का प्रमाण, आपका उत्पादन का प्रमाण 0, 10, 20, 30, 40, 50 है ना। पहले अब कुछ ही नहीं था हमारा उत्पादन, धीरे 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 उत्पादन बढ़ने लगा, यानी 0 से फिर 10 हुआ, यानी नहीं था, उसके बाद 10 हुआ, 10 से जाते जाते हमारा उत्पादन कितना हो गया, 50 इकाई तक हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। यह है हमारा उत्पादन का प्रमाण। पहले 0 होता है, फिर 10, 20, 30, 40 और 50, यानी धीरे धीरे ये बढ़ता है। उसी प्रकार से फिर क्या होगा, कुल स्थिर खर्च भी क्या होगा,
कुल स्थिर खर्च हमारा क्या होगा, जब उत्पादन हमारा 0 है तो खर्चा होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई उत्पादन किया ही नहीं। फिर जैसे जैसे हमने उत्पादन 10 किया तो खर्चा हमारा 80 रुपये हो गया, क्योंकि हमारे पास 10 वस्तुएं हमने उत्पादन की है, उसमें हमारा 80 रुपये का खर्चा आया है। फिर उससे बढ़ करके हमने क्या किया, 20 इकाई उत्पादन की है। 20 इकाई उत्पादन करने से हमारा खर्चा कितना हो गया, 150। यानी ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर हमने क्या किया, उत्पादन बढ़ाकर 30 किया। 30 करने पे हमारा खर्चा भी बढ़ के 230 हो गया। फिर उत्पादन की इकाई हमने 40 करी तो ये हमारे हो गया 290। और अगर उत्पादन की इकाई 50 होती है तो हमारा कुल स्थिर खर्च होता है 390। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जो हमारा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आकृति के लिए दोनों साइड में एरो, क्योंकि ये हमारी कभी भी कोई रेखा रुकती नहीं है। ओ, एक्स और वाई। ओ एक्स उधर रेखा पे, ओ वाई क्षैतिज रेखा पे। उधर रेखा पे, ये उधर रेखा भी बोला जाता है इसको, और ये क्षैतिज रेखा भी बोला जाता है। ये उधर यानी ऊपर यानी उधर, क्षैतिज नीचे वाली क्षैतिज, इसे हम इस प्रकार से भी बोलते हैं। अब हमारा क्या है, अस्थिर खर्च, वो हमारा सबसे ज़्यादा कितना था, 310। ये हमारा कुल अस्थिर खर्च है। तो ओ वाई रेखा पे हमारा क्या आएगा, कुल अस्थिर खर्च। ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा 390। तो इनका डिस्टेंस हम कितना लेंगे, अगर 10-10 का लेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, हमारे तो पेज में आएगा ही नहीं। 25 का लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें 50 का लेना है। और लेना कितना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400, क्योंकि हमारा 390 तक का उत्पादन है, खर्चा है, सॉरी। अब हमारा उत्पादन का प्रमाण कितना है, जो हमने ओ एक्स पर रखा है, ये हमारा उत्पादन प्रमाण है। इसका हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल करके 10, 20, 30, 40 और 50 ये हमने रखा क्षैतिज रेखा पर, यानी ओ एक्स रेखा पर। ओ वाई रेखा पर हमने कुल स्थिर खर्च रखा। अब आप देखिए, जब हमारा उत्पादन 0 है तो हमारा खर्चा भी कितना होगा, 0। यानी खर्चा भी हमारा कुछ भी नहीं होता है। उसका कारण कि जब हमारे उत्पादन कुछ ही नहीं हो रहा है तो हमारा खर्चा कैसे होगा, 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना के राउंड लगा देंगे ताकि हमारे समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमें उत्पादन बढ़ाना है। यानी पहले तो था ही नहीं, फिर उत्पादन हमने 10 किया। अगर उत्पादन हमने 10 किया तो खर्चा हमारा हो रहा है 80 रुपये का। अब ये हाफ हो गया 75, इससे जस्ट ऊपर हमारा हो गया 80। सॉरी, 10 में लगाना था 80। यानी जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता जाएगा हमारा खर्चा भी उसके अनुसार ही बढ़ेगा। फिर उत्पादन हमारा हो गया 20 और खर्चा हमारा हुआ 150 का। यानी देखो इसमें फर्क, धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन अब ये घटते दम पर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखो, अगर इससे डबल, ये तो डबल हो गया ना, उत्पादन तो डबल हुआ लेकिन खर्चा डबल नहीं हुआ, क्योंकि 160 हो जाता है अगर डबल होता तो ये क्या है, 150। यानी इतने का हमारा कुल खर्चा हो रहा है। फिर उत्पादन का प्रमाण हमारा 30 होता है,
और खर्चा हमारा हो रहा है 210 का, यानी लाइन के हल्का सा ऊपर। फिर उत्पादन बढ़ के 40 हो गया और कुल खर्चा है, स्थिर खर्च है, वो भी बढ़ रहा है। वो कितना होगा? 290। 40 में कितना हो रहा है? 290, यानी 300 के थोड़ा सा नीचे। यह स्थिर खर्च है। ये इसमें बोला ना कि घटते दर पे बढ़ रहा है, यानी डबल नहीं हो रहा। देखो 150 का 300 नहीं हो रहा, बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए दर पे बढ़ रहा है, ना कि बढ़ते हुए पे बढ़ रहा है। घटते दर पे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या था? 50। उत्पादन का प्रमाण कितना हुआ? 50 इकाई का अगर उत्पादन किया जाता है तो उसका खर्चा आता है 390। अब इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे और ये हमारा क्या निकला? कुल अस्थिर खर्च। ये हमारा हुआ कुल अस्थिर खर्च। आया समझ में? अब इसे ही हम समझते हैं। देखो अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? देखो आकृति ओ एक्स अक्ष पर, ये आकृति ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की इकाई, ओ वाई अक्ष पर क्या किया? कुल स्थिर खर्च दर्शाया है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, ये देखिए उत्पादन बढ़ा, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कुल स्थिर खर्च भी बढ़ता है। जैसे 80, फिर 150, फिर 200, यानी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। अस्थिर खर्च की रेखा उद्गम बिंदु से शुरू होकर धन डाल वाली होती है। यहाँ से शुरू होकर के धन डाल वाली बनती है, क्योंकि शुरुआत में घटते हुए क्रम पर बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ते दर पर कुल अस्थिर खर्च बढ़ता है। यानी देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि 80 से 160 नहीं हुआ ना, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम से धीरे धीरे वो जा करके बढ़ जाता है। कम अवधि में स्थिर खर्च निश्चित होता है। अगर कम अवधि होती है तो उसमें खर्चा क्या हो जाता है? वो स्थिर होता है, वो न बढ़ता है और ना ही घटता है। किंतु अस्थिर खर्च हमेशा बदलता रहता है। यह खर्च उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। यानी प्रत्यक्ष रूप से कैसे? खर्चे के अनुसार खर्चा होगा, उत्पादन होगा तो खर्चा होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल अस्थिर खर्च को ही मुख्य खर्च मानते हैं। यानी मुख्य खर्च क्या हुआ? अस्थिर खर्च जितना हुआ, जितना अधिक उत्पादन किया जाएगा खर्चा उसके अनुसार ही कम और ज़्यादा होता है। और ये अभी हमने पढ़ा कुल अस्थिर खर्च, हमने स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च दोनों पढ़े, दोनों की आकृतियां हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कुल खर्च, यानी कुल खर्च क्या होता है। कुल उत्पादन और कुल खर्च के बीच कार्य कारण का संबंध रहता है। यानी जो कुल खर्च होता है और कुल उत्पादन जो होता है उन दोनों के बीच में कार्य कारण, यानी क्या कारण है, इन दोनों के संबंध आपस में बने रहते हैं। इसका डायग्राम तो मैं कल समझाऊंगी, हम अभी आज इसको पढ़ेंगे। कुल उत्पादन अधिक हो तो कुल खर्च भी अधिक होता है। अब अगर मान लीजिए कुल उत्पादन कितना है? अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो जो कुल जो खर्चा होगा वो भी अधिक होगा। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग कुल उत्पादन अधिक हो तो कुल खर्च भी अधिक होता है। यानी जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ता जाता है उसी अनुसार कुल खर्च भी बढ़ता है।
पीढ़ी के कुल खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग कुल खर्च के बराबर होता है। यानी जो पीढ़ी में जो कुल खर्च होता है और जो स्थिर खर्च का टोटल होता है वो दोनों क्या होता है, कुल खर्च के दोनों ही बराबर में होते हैं। इसे सूत्र के रूप में देखें तो कुल खर्च, यानी अगर सूत्र इसका देखते हैं तो फॉर्मूला इसका क्या है, कुल खर्च कैसे निकालेंगे, कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च, यानी इन दोनों का जब टोटल होता है तो निकलता है कुल खर्च निकल जाता है। अब उत्पादन, ये डायग्राम इसका आकृति में OX अक्ष पर उत्पादन और OY अक्ष पर खर्च दर्शाया जाता है। ये तो है ही ना कि OX पर उत्पादन और OY पर यानी खर्च दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से खर्च होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है स्थिर खर्च में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि स्थिर खर्च हमने क्या पढ़ा था, स्थिर खर्च वो है जो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, उत्पादन किया उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और किंतु अस्थिर खर्च बढ़ता है, लेकिन अस्थिर खर्च में क्या होता है, उत्पादन के कम होने या ज़्यादा होने में जैसे ही परिवर्तन होता है तो अस्थिर खर्च भी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ने पर कुल खर्च भी बढ़ता है, यानी जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना कुल खर्च भी बढ़ जाएगा। स्थिर खर्च की रेखा OY अक्ष पर P बिंदु से शुरू होती है, यानी जो स्थिर खर्च है, जो कुल अस्थिर खर्च है शून्य होता है, वो शुरू में शून्य ही है अस्थिर खर्च, क्योंकि जितना आप काम करोगे उसके अनुसार ही पैसे खर्च किए जाते हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल स्थिर खर्च स्थिर रहता है, यानी उत्पादन बढ़े या घटे स्थिर खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ अस्थिर खर्च बढ़ता और घटता है। इससे कुल अस्थिर खर्च की रेखा बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की तरफ जाती है और ऊपर, और कुल रेखा की रेखा सीमांतर ऊपर की ओर जाती है। जबकि क्या होता है, अब इसके पॉइंट्स हैं, उत्पादन शून्य हो तो कुल अस्थिर भी खर्च होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जब उत्पादन मान लीजिए शून्य है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो भी कुल जो अस्थिर खर्च है वो क्या होगा, अस्थिर खर्च हमारा शून्य होगा, कारण कि उत्पादन जब किया ही नहीं जा रहा है तो खर्चा होगा ही नहीं, यानी वो भी हमारा शून्य ही होगा। फिर दूसरा था, उत्पादन शून्य हो तो कुल स्थिर खर्च OP होता है। OP होता है अस्थिर खर्च शून्य और कुल खर्च OP होता है, यानी कुल अस्थिर खर्च क्या होगा हमारा, अगर मान लीजिए उत्पादन शून्य है तो कुल खर्च हमारा एज इट इज रहेगा, जितना खर्चा था उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, अस्थिर खर्च शून्य तो कुल खर्च हमारा बढ़ जाएगा। यानी किस प्रकार से किया जाता है, जैसे जैसे हमारा उत्पादन कम और ज़्यादा होता है उस प्रकार से हमारा जो खर्च है वो भी कम और ज़्यादा होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या था, उत्पादन Q1 हो तो कुल खर्च Q1 भी है, अर्थात खर्च Q1C। और ये देखिए, इसमें वैसे नहीं समझ में आएगा तो ये देखिए, अगर मान लीजिए देखो उत्पादन शून्य हो तो ये उत्पादन शून्य है तो कुल खर्च भी हमारा, ये जो ऊपर इधर खर्च है इधर उत्पादन है, तो क्या रहेगा, वो भी हमारा शून्य ही रहेगा ना, यानी कि न तो घटेगा न बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, उत्पादन शून्य है, अगर मान लीजिए उत्पादन कुछ भी नहीं है, कुल स्थिर खर्च भी कितना है, वो हमारा कम और ज़्यादा होता है। अस्थिर खर्च शून्य और कुल स्थिर, तो अस्थिर जो खर्च है हमारा वो क्या होगा, वो हमारा शून्य है, लेकिन हमारा उत्पादन जैसे ही बढ़ने लगेगा तो वैसे ही क्या होगा, हमारा कुल खर्च भी बढ़ता है, यानी उसके अनुसार हमारा खर्च में परिवर्तन होता रहता है। फिर कुल स्थिर खर्च हमारा वैसा का वैसा रहता है, उत्पादन बढ़े या उत्पादन घटे उससे हमारे इसमें किसी भी प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र में, कोई भी औद्योगिक इकाई में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फिर उत्पादन Q2 हो तो कुल स्थिर खर्च Q2F है, अस्थिर खर्च
पूंजी है तो मतलब आपको अगर इजी भाषा में समझाया जाए तो आप ऐसे लिखेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए हमारा कुल स्थिर खर्च उत्पादन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से खर्च नहीं बढ़ता है, उत्पादन घटे या उत्पादन बढ़े, तो इसको हम जो हमारा कुल खर्च है उसे हम एक आकृति के माध्यम से समझते हैं। कैसे? देखो, उत्पादन का प्रमाण ये 0 था, उत्पादन का प्रमाण। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उत्पादन का प्रमाण हमारा धीरे धीरे हमारा उत्पादन का प्रमाण है वो बढ़ता है। यानी उत्पादन का प्रमाण शुरू में कितना था? 0 था। तब कुल स्थिर खर्च कितना हुआ? 0 हुआ, 100 हुआ। उसका कारण कि हमें जो भी महीने के या मजदूरों को वेतन या फीस या टैक्स किसी भी प्रकार का अगर कोई खर्चा हमें देना है तो वो हमारा रुकता नहीं है। और अस्थिर खर्च कुछ भी नहीं होगा, कारण कि हमने उत्पादन कुछ भी नहीं किया, तो हमारा अस्थिर खर्च भी न कम होगा न ज़्यादा होगा, वो भी 0 होगा। अगर उत्पादन 0 है तो कुल अस्थिर खर्च भी 0 होगा। तो कुल खर्चा हमारा कितना हुआ? पूरा अगर हम स्थिर और स्थिर दोनों को मिलाकर देखें तो कुल खर्चा हमारा सिर्फ 100 रुपये ही होता है। फिर हमने अगर उत्पादन का प्रमाण मान लीजिए बढ़ा दिया, बढ़ाकर ये तो हमारा कुल स्थिर खर्च ये तो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा, उत्पादन बढ़े या उत्पादन नहीं बढ़े, ये तो हमारा 100 ही रहने वाला है। लेकिन हमारा उत्पादन 10 हुआ तो हमारा कुल स्थिर खर्च जो था वो ही रहा, 100 ही रहा। लेकिन स्थिर खर्च हमारा कितना हुआ? अब जो नहीं हो रहा था खर्चा वो अब बढ़ करके 80 रुपये हुआ। तो जब ये 80 रुपये हुआ तो इन दोनों को टोटल हमारा कितना होगा? क्योंकि कुल खर्चा देखना हमको, दोनों को प्लस करके देखना है कि हमारे इकाई में खर्चा कितना हुआ, तो वो हमारा हुआ 180 का। फिर उत्पादन बढ़ के 20 हुआ, कुल खर्चा वो कब हुई है, और स्थिर खर्च हमारा बढ़ के कितना हुआ? 150। अब 150 यानी कुल स्थिर खर्च हमारा बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद ये कितना हुआ? 250, क्योंकि ये हमारा है कुल खर्चा, यानी जो टोटल खर्चा तो हमारा जो हुआ इकाई में वो हुआ हमारा 250 का। फिर उत्पादन हमारा बढ़ कर के 30 हुआ, तो कुल स्थिर खर्च हमारा, क्योंकि ये तो हमारा 100 ही है और ये कुल स्थिर खर्च हमारा अब 210 हो गया, तो टोटल हमारा कितना हुआ? इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कुल स्थिर खर्च और कुल स्थिर खर्च को जब जोड़ देंगे तो वो हमारा होता है 310। फिर उत्पादन का प्रमाण बढ़ा करके 40 कर दिया है, तो कुल स्थिर खर्च कितना था हमारा? 100 था, लेकिन अस्थिर खर्च हमारा हुआ 290 का। दोनों को जब हम इन्हें जोड़ देंगे, टोटल करेंगे, तो वो हमारा कुल खर्चा आएगा 390 का। यानी हमारा कुल खर्च जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अस्थिर खर्च हमारा घटते हुए दर से बढ़ रहा है। फिर उत्पादन का प्रमाण हमारा हो गया 50, तो कुल स्थिर खर्च तो हमारा 100 ही है, लेकिन अस्थिर खर्च हमारा कितना था? 390। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हुआ 490। यानी कुल स्थिर खर्च हमारा कभी भी ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। उत्पादन देखो घट रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन कुल स्थिर खर्च हमारा क्या है? ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, जितना था उतना ही है। लेकिन उत्पादन के प्रमाण के द्वारा उत्पादन नहीं होता है तो कुल स्थिर खर्च होता ही नहीं है। लेकिन उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अनुसार ही हमारा कुल जो अस्थिर खर्च है उसमें भी हमारे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके कारण ही हमारा क्या है, जो कुल खर्च है वो हम दोनों को, अस्थिर खर्च को और कुल स्थिर खर्च को, दोनों को जब योग करते हैं तो वो निकलता है हमारा कुल खर्च। और इसका फॉर्मूला भी यही है कि कुल खर्च कैसे ज्ञात किया जाता है? कुल स्थिर खर्च को और कुल स्थिर खर्च को दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, जब इनका योग किया जाता है तो निकलता है हमारा कुल खर्च। यानी धीरे धीरे हमारा कुल खर्च बढ़ता जा रहा है, उसका कारण अस्थिर खर्च में होने वाले परिवर्तन के कारण। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे।
आज हमने कुल स्थिर खर्च का डायग्राम बनाना देखा है कि किस प्रकार से इसकी आकृति बनती है और कुल खर्च की जानकारी प्राप्त की, लेकिन इसकी आकृति हम कल पढ़ाएंगे। तब तक आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।